नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। समाजवादी पार्टी की सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन उसके सदस्यों और समर्थकों की गुंडागर्दी अब भी जस की तस बनी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि सपा के ये तेवर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराने के दौरान बेहद सख्त रुख अपनाते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ज्यादा गर्मी ना दिखाएं, जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। दरअसल सीएम योगी ने संबोधन के दौरान किसानों का मसला उठाया, जिस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन में शोरगुल करने लगे और बेवजह टिप्पणी करने पर उतारू हो गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं सीएम योगी के सपा के कार्यकर्ताओं को लताड़े जाने के बाद विधान परिषद का माहौल गर्मा गया। गौरतलब है कि पहले सीएम योगी ने कहा था कि आप लोग सदन की गरिमा को सीखिए। मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पर मैं देता हूं। बस फिर क्या था, इसको सुनते ही सपा के सदस्य आग बबूला हो गए और बहस करने लगे। सपा सदस्यों की हरकतों को देख योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सभी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि आज वही शब्द अपमानजनक प्रतीत होने लगा। अगर किसी को लगता है कि वो जितनी उद्दंडता कर लेगा, जितनी जोर से सदन में चिल्ला लेगा, उसके लिए उसकी तारीफ होगी, तो मुझे लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है। जनता इसको अच्छे ढंग से नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल अहमद हसन को छोड़ दे तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती। उनका बहुत पुराना इतिहास रहा है महिलाओं का अपमान करने का। स्टेट गेस्ट हाउस कांड कौन नहीं जानता। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जिसकी यादें यूपी की राजनीति में बार बार ताजा हो जाती है। दरअसल 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख काशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट थी 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी थी। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वो शायद ही कहीं हुआ होगा। मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। काशीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर की नेता मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला करने पर आमादा थी। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहनजी में गेस्ट हाउस में उस दिन घटी घटना की जानकारी विस्तार से दी गई है। बताया जाता है कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में जब कुछ कथित तौर पर सपा के गुंडों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे, किसी तरह मायावती ने अपने को कमरे में बंद किया था और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। इस बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। खुद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलानी भी बखूबी आती थी।
इसलिए वो एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए थे। यही वजह है कि मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे राज्य में मायावती बीजेपी का विरोध करती रही, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए प्रचार करती थी। बाद में गुंडों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तो सूबे की जनता चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं से त्रस्त थी। उस समय मायावती की बसपा सरकार पर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की बजाय इसे बढ़ावा देने का इल्जाम लगा। तब प्रदेश की जनता एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो राज्य की तकदीर को पूरी तरह से बदल दे। तब जनता की नजर समाजवादी पार्टी के युवा नेता और मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव पर पड़ी। अखिलेश भी अपना राजनीति का दायरा पूरी तरह से बढ़ा चुके थे। आज जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश भर में खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश है, कुछ इसी तरह का जोश उस समय उत्तर प्रदेश की जनता और सपा के कार्यकर्ताओं में था। लेकिन राज्य की जनता का जोश तब ठंडा हो गया जब अखिलेश यादव की सरकार के पहले 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा की गई। जिस बेदाग छवि के साथ अखिलेश 2012 में आए थे, उनकी सरकार पर कुछ ही महीनों में ढेर सारे दाग लग गए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तब ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य से गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ। उल्टा अखिलेश ने अपने पिता की उस परंपरा को अपना लिया जहां पर दागियों और अपराधियों को मंत्री बनाकर उनका पुनर्वास किया जाता था। वैसे इसकी शुरुआत उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही राजा भैया को मंत्री बनाकर कर दी थी। अखिलेश जब गद्दी पर बैठे उसके 3 महीने के भीतर ही जेल में बंद कई अपराधियों को बाहर पहुंचाने का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया था। बाद में यही गुंडे खुले तौर पर राज्य भर में दहशत फैलाने लगे। उत्तर प्रदेश में कुंडा की घटना को आखिर कौन भूल सकता है, जहां उन्हीं की सरकार के एक मंत्री राजा भैया पर पुलिस उपाधीक्षक जिया उल हक की हत्या का आरोप लगा। वैसे केवल गुंडागर्दी ही नहीं थी जिससे अखिलेश सरकार कटघरे में आ गई, बल्कि अखिलेश के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगों ने भी उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को भारी क्षति पहुंचाई। यूथ आइकॉन बनकर आए अखिलेश यादव के राज्य में बलात्कार जैसी घटनाएं भी लगातार बढ़ती रही। अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमने लगे और प्रशासन उन पर काबू करने की बजाय उन्हें संरक्षण देने लगी। अखिलेश की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने चुनाव में प्रदेश की जनता के साथ किए वादों का मान रखा हो। बस कुछ हद तक प्रदेश के गिने चुने विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटकर अपनी कुछ कमियां दबाने की कोशिश उन्होंने जरूर की, जिससे ना तो अखिलेश का अपना भाग्य बदल सका और ना ही उनके पिता मुलायम सिंह यादव का। लेकिन जब 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो जैसे उत्तर प्रदेश की तकदीर ही बदल गई। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियतों में एक है कि वो जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास रखते हैं। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी के हाथ लगी। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया। हालांकि प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स के कारण विपक्ष ने उंगलियां भी उठाई, लेकिन कानून व्यवस्था पर सख्त योगी पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा। लव जिहाद पर बहस छिड़ी थी मध्य प्रदेश में। उधर बहसाभासी चल रही थी और इधर योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में लव जिहाद को लेकर कानून भी बना दिया। इसके अलावा महिलाओं से छेड़खानी, यौन शोषण करने वाले दोषियों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला लिया। विकास दुबे वाला मामला हो या हाथरस गैंगरेप मामला, सीबीआई को जांच सौंपना हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस से काम लेना हो, योगी आदित्यनाथ ने हर जगह अपना लोहा मनवाया। योगी सरकार ने माफियाओं पर जिस तरह अंकुश लगाया, उनकी संपत्तियों को जब्त करवाया और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया, वो वाकई काबिल तारीफ था। वहीं गाजियाबाद के शमशान घाट में हुए हादसे के मुख्य आरोपित जब पकड़े गए और सामने आया कि शमशान घाट की गैलरी की छत के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था और घूस खाई गई थी, तो सबको लगा कि अब तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सबकी तरह ना सोचकर कुछ अलग ही उन्होंने सोचा। उन्होंने उन आरोपितों पर कानूनी कार्रवाई तो की ही, साथ ही शमशान घाट की गैलरी पर हुए निर्माण के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं आरोपितों से किए जाने का ऐलान कर दिया। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि ऐसी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ अन्य मामलों में भी कर चुके हैं। फिर वो सीएए एनआरसी वाला मामला रहा हो या फिर फर्जी शिक्षकों का मामला, वो नुकसान की भरपाई भी उन लोगों से ही करने का फरमान सुना देते हैं जो उन्हें गलत नजर आता है। कोरोना काल में भी यूपी ने देश दुनिया के सामने मिसाल पेश की।
योगी आदित्यनाथ ने यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर आर्थिक, आपराधिक और दशकों से लोगों की आस्था से जुड़े राम मंदिर तक के मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ दमदार फैसलों से व्यवस्था बनाए रखी और लोगों को सुरक्षित माहौल देने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि अपने पिता के देहांत का समाचार मिलने पर भी योगी ने अपनी कर्मठता नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट का मौन रखने के बाद अपनी बैठक को दोबारा शुरू कर दिया। ऐसा करके उन्होंने पूरे सूबे के अधिकारियों के सामने एक बेमिसाल नजीर पेश की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।